स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका वेलकम है। आज मैं साइंस लेसन 1 का एक्सरसाइज में जो अभ्यास में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बताने जा रहा हूँ। लेकिन इसके पहले मैं 23 वीडियो आपको दिया हूँ। 23 वीडियो बढ़िया से आपको देखकर समझकर तब इसको देखना है तो अच्छा से समझ में आएगा। एक्सरसाइज में लगभग 20 क्वेश्चन है, आपसे सभी बन जाएगा अगर मेरा 23 वीडियो बढ़िया से देख लीजिएगा तब। मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए ध्यान देंगे। दिया है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये दिया हुआ है अभिक्रिया, आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन, 4 कथन है असत्य है, ठीक है। तो दिया है ए में शीशा अपचयित हो रहा है। जब मैं उपचयन अपचयन बताया था उसमें बोला था कि उपचयित अपचयित अभिकारक होता है, उत्पाद नहीं होता है। तो शीशा अपचयित हो रहा है तो ये शीशा ये है, ये तो उत्पाद है, ये तो हो ही नहीं सकता है, यह कथन असत्य है। तो हम लोग को असत्य को ही खोजना है। तो एक मेरा असत्य कथन मिल गया, ये है असत्य। दूसरा बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये है, फिर उत्पाद का दे दिया। तो उत्पाद ना अपचयित होता है ना उपचयित होता है। तो ये और ये दोनों कथन असत्य है। और देखते हैं और कोई तो नहीं है। दूसरा देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है, तो देखिए कार्बन है तो अब देखना है उपचयित। आप लोग को बताए हैं ऑक्सीजन जुटेगा या हाइड्रोजन भागेगा। तो कार्बन में अगर ऑक्सीजन जुट रहा हो तो उपचयित होगा। देखिए ये देखिए इसमें ऑक्सीजन जुट गया है इसलिए कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही कथन है। तो हम लोग को सही से मतलब नहीं है, हमको असत्य से, हमको सत्य से मतलब नहीं है। उसके बाद दिया है लेड ऑक्साइड अपचयित। तो अपचयित वही होता है जिससे ऑक्सीजन भाग जाए या हाइड्रोजन जिसमें जुट जाए। तो देखिए लेड ऑक्साइड ये है, इसमें से ऑक्सीजन भाग गया है। पीवीओ है बेचारा, पीवी हो गया है, पीवीओ से पीवी हो गया है, तो क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया, मतलब अपचयित हो रहा है। तो यह भी बात सही है। तो ये और ये सत्य है और ये असत्य है। तो हमसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो ए और बी। तो देखिए ए और बी एक में दिया है, इसलिए एक को हम लोग गोला लगा देंगे, सही कर देंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं। तो अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये समीकरण दिया हुआ है और बोला है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, अभिक्रिया की प्रकार बताना है। तो अभिक्रिया का प्रकार समीकरण दिया हुआ है। तो यहां देखिए एल्युमिनियम Fe को हटा दिया है। पहले Fe और O साथ में था, अब Al और O साथ में है। इसका मतलब Al Fe को हटा के उसका स्थान ले लिया है और Fe बेचारा को अलग कर दिया है। तो आपको बताया हूं
कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर उसका स्थान ले लेता है उसे विस्थापन या एकल विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर एल्युमिनियम जो है एक तत्व है और आयरन को उसके यौगिक से हटाकर स्थान ले लिया है, इसलिए मेरा कौन अभिक्रिया हुआ? विस्थापन। तो डी पर बोला लगा देंगे, डी मेरा आंसर हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो अब मैं बताने जा रहा हूं 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? एक बात ध्यान दीजिएगा, कमेंट में आ रहा है कि सर हम लोग समीकरण कैसे लिखेंगे, समीकरण लिखने नहीं आ रहा है। तो देखिए बाबू, समीकरण का मतलब कैसे हम लिख दे रहे हैं, Mg प्लस O2 MgO, ये कहाँ से हम जान रहे हैं, यही आप लोग पूछ रहे हैं। तो देखिए समीकरण लिखने के लिए आपको एक्सरसाइज मतलब लेसन 2 अम्ल और क्षार और लेसन 3 धातु अधातु, ये बढ़िया से अध्ययन करना पड़ेगा, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, तब एक्सपर्ट बनिएगा। इस लेसन में आपको ज्यादा करके सूत्र कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, फिर आपको कौन अभिक्रिया है, संयोजन है कि वियोजन है, ये सब ज्यादा समझना है। और समीकरण लिखने के लिए थोड़ा थोड़ा इसमें आपको याद करना है, बीच बीच में टेक्निक दिया हूं और बाकी आपको लेसन 2 में और लेसन 3 में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं टेक्निक बताया हूं कि धातु के कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो धातु के ऑक्साइड बनता है, बताए हैं, और कुछ बनता है, CO2 गैस बनता है, मैं बताया हूं। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो अपना ऑक्साइड बनाते हैं, ये भी मैं बताऊं कि ये सब चीज, ये जो मैं बोल रहा हूं ये धातु अधातु में पढ़ना है, तो उस वक्त आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप देखते रहिए। जैसे एक आ गया, एक समझा रहा हूं मैं समीकरण लिखने के लिए, देखिए आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। लौह चूर्ण पर, तो लौह चूर्ण हो, मैं बताया हूं पीछे, लौह चूर्ण हो, लोहा का कील हो, बेंच हो, पंखा हो, सब का सूत्र Fe ही होगा, ठीक है। तो आप समझ गए, लोहा का कोई भी चीज है तो उसका सूत्र वही होगा, लोहा का होगा तब। अब दिया है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो तनु से मतलब नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, ठीक है। समीकरण लिखने के लिए बता रहा हूं, तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, मतलब अब ये दोनों अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया करने से क्या होता है, खूब बढ़िया से समझिएगा। इसमें आपको समीकरण लिखने के लिए प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 में, 6 में और आपको मिलेगा, 5 नंबर में भी प्रैक्टिस करना है। अब क्या बनेगा, तो आप लोगों को बताए हैं, केदार, नाक, का, माली, आलू, जरा, फीके, फीके आयरन पकाता है, तो Fe अधिक अभिक्रियाशील है और है मीन्स हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील है। तो अब इसको ये हटा देगा, हटाने के बाद क्या होगा,
FeCl एक साथ आ जाएगा, ये, और ये हाइड्रोजन मेरा अलग हो जाएगा। अब लिखना कैसे है तो मैं आपको बताया हूं कि इसका संयोजकता इसके आगे, इसका संयोजकता इसके आगे, तो आयरन का संयोजकता 2 भी होता है, 3 भी होता है। अगर यहाँ फेरिक दिया रहता तो 3 वाला लेते, फेरस दिया रहता तो 2 वाला, ऑस वाला में कम, इक वाला में ज्यादा, मैं बताया हूँ अपनी वीडियो में। लेकिन कोई इंडिकेशन नहीं है, ना फेरिक ना फेरस, तो ज्यादा वाला लेंगे। आपका मर्जी, आप कमे वाला ले सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा वाला लूंगा। तो आयरन का संयोजकता 3 लेंगे हम, तो यहाँ 3 हो जाएगा। क्लोरीन का संयोजकता 1, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। हाइड्रोजन है, मैं बताया हूं कि अधातु में जैसे ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, हाइड्रोजन हो, ये सब जब अभिक्रिया में जाते हैं तो अभिक्रिया में 2 लगता है, H2O2, ठीक है, Cl2। अब इसको आप संतुलित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ संतुलित करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पूछा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो क्या बना, आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बना। तो आप देखिए किसमें दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस, आयरन क्लोराइड, ये बना है, इसलिए मेरा आंसर कौन होगा, ए। तो ए पर मैं चिन्ह लगा दूंगा, कोना लगा दूंगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन मैं बताया हूं, तीनों इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में, पिछला वीडियो में बताया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो एक बार मैं बता दे रहा हूं, जो नए नए आए होंगे सुन लीजिए, लेकिन मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे C+O2 CO2, यहाँ अभिकारक में कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु अभिकारक में, उत्पाद में 2 परमाणु। तो अभिकारक में और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए ये संतुलित है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो मैं बताया हूं, उसका PDF भी डाला हूं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो आप, मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिएगा, नहीं तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, समीकरण में लिखिएगा, अभिक्रिया मत लिखिएगा, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में ये लिख देंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इस तरह मैं एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन बता दिया हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 5 से बताऊंगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।